बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे न्यूक्लियर फिज़िक्स वाले चैप्टर के रह गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है रेडियो आइसोटोप्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइसोटोप होती क्या चीज़ है। तो आइसोटोप की डेफिनेशन ये है कि द एटम्स of the same element having different mass number but same atomic number। ठीक है, लेट सपोज़ हमारे पास कार्बन है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका जो मास नंबर होता है वो 12। अब इसमें क्या है कि इसमें हमें पता है कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है। एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर किस चीज़ को कहते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं, 6। और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें इसका मास नंबर कितना है, 12 है। तो इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इसमें क्या है, न्यूट्रॉन है। अब हमारे पास कार्बन C6 12 की फॉर्म में पाया जाता है और किस फॉर्म में पाया जाता है, C6 13 की फॉर्म में पाया जाता है और C6 14 की फॉर्म में भी पाया जाता है। और कार्बन जो है ये इसका एक जो है आर्टिफिशियल आइसोटोप क्रिएट किया जाता है, वो कितना है, C6 और 11 इसका मास नंबर होता है। ठीक है, ये कार्बन का नेचुरल आइसोटोप है, ये भी कार्बन का क्या है जी, नेचुरल आइसोटोप है। और ये कार्बन का कौन सा है जी, आर्टिफिशियल आइसोटोप है। ठीक है, अब आइसोटोप वो वाले एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप्स जो है वो रेडिएशंस एमिट करते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस जो आइसोटोप्स इमिट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, द आइसोटोप्स ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स। द आइसोटोप्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, जो अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस इमिट करके क्या होता है, डिके होता है। ठीक है, हमारे पास 3000 नॉन न्यूक्लियाइड्स हैं, जिनमें से हमारे पास सिर्फ चंद एक जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, स्टेबल हैं। बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या हैं जी, वो अनस्टेबल हैं। वो अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस इमिट करके वो अपनी स्टेबल फॉर्म में आते हैं। ठीक हो गया। अब इस तरह हम देखते हैं कि जो आपका रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, अब ये जो हैं ये नेचर में नेचुरली भी अकर करते हैं और इनको हम क्या कर सकते हैं जी, आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं तो इनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए क्या कर सकते हैं जी, यूज़ कर सकते हैं। यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स हमारे पास क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इसको किसके लिए यूज़ किया जा सकता है, इसको फूड प्रिजर्वेशन में क्या किया जा सकता है जी, इसको रेडियो आइसोटोप्स को क्या कहते हैं जी, इस्तेमाल किया जाता है। गेमा रेज होती हैं जो बैक्टीरिया को क्या करती हैं जी, वो बैक्टीरिया को फूड के ऊपर से किल करती हैं और फूड जो है वो जो आपका फ्रूट है वो काफ़ी देर क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। इसके बाद ये क्या किसके लिए यूज़ होती हैं, ये स्टेरलाइजिंग के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, गेमा रेज आर आल्सो यूज टू स्टेरलाइज हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स बाय इरिडेशन, स्पेशली प्लास्टिक
syringes that would be damaged if heated as shown in the figure। ये फिगर बुक में बनी हुई है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो रेडियो आइसोटोप्स हैं इनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है जी, इनको एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। उसके बाद इनको मेडिकल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मेडिकल यूजेस भी हैं इनके, उसमें भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। मेडिकल डायग्नोस्टिक में भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं, मेडिकल डायग्नोस्टिक में भी ये क्या हो सकते हैं जी, ये इस्तेमाल हो सकते हैं। और कोई भी डिज़ीज़ है या कोई आपका एरिया जो है डैमेज है या कोई आपकी बॉडी के अंदर डिफेक्ट है, उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ज़रिए क्या किया जा सकता है जी, डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद जो है ये मेडिकल में जो यूज़ होते हैं ये रेडिएशन थेरेपी के लिए यूज़ होते हैं। रेडिएशन थेरेपी के लिए ये रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। अब वो कोई भी अगर डैमेज हिस्सा है, किसी हिस्से में कैंसर है या कोई भी और भी डिज़ीज़ है, तो उनको उसके मुताबिक रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के ज़रिए उन जर्म्स को जो है वो बैक्टीरिया जो हैं या जो इन्फेक्टेड टिश्यूज़ हैं उनको जो है वो ट्रीट किया जाता है। इसके बाद जो सबसे अहम जो इनका यूज़ है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का वो है रेडियो एक्टिव डेटिंग है। अब रेडियो एक्टिव डेटिंग में क्या होता है, रेडियो एक्टिव डेटिंग में जो आपके जियोलॉजिस्ट हैं या आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो जो उनको पुराना कोई भी चीज़ उनको मिलती है उसकी वो लाइफ फाइंड करते हैं कि वो कितना जो है वो पुराना है, वो कितना पुराना है। अब उसमें वो करते क्या हैं कि वो उसमें फाइंड करते हैं कार्बन 14 की मिकदार, ठीक है। अब कार्बन 14 की मिकदार वो उसमें फाइंड करते हैं और कार्बन 14 की जो हाफ़ लाइफ होती है हमारे पास वो होती है 5730 ईयर्स। अब ये जो कार्बन की मिकदार होती है इसके ज़रिए ये फाइंड करके अब वो उस जो चीज़ है जो उन्होंने फाइंड की है उसकी वो क्या बता सकते हैं, वो लाइफ बता सकते हैं कि ये कितना पुराना है। आर्कियोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट use radioactive dating to estimate the age of the ancient objects. One common procedure uses carbon 14 which has a half-life of 5730 years. As long as the creature is alive, it will continue to observe and collect carbon 14. Once the creature dies, no further carbon 14 will be ingested and the proportion of carbon 14 will start to decline. The proportion of the total amount of carbon, that is carbon 14, is very small. Nevertheless, the amount is measurable. A measurement of the activity present can therefore be used to estimate the age of the specimen. Carbon 14 dating can be used for biological tissues as old as 50 to 60,000 years, but is most accurate for younger samples since the abundance of carbon 14 nuclei in them is greater. Very old biological materials contain no carbon 14 at all. तो कार्बन 14 के ज़रिए ये क्या किया जाता है जी, उसकी अमाउंट फाइंड करके उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं कि ये जो उन्होंने चीज़ फाइंड की है ये कितने अरसा या कितने साल जो है वो पुरानी है।